देसी देवरानी विदेशी जेठानी। ये कहानी है जगजीवन दास के घर की, जहां वो अपनी पत्नी शांति और दो बेटे आलोक और संदीप के साथ रहते थे। शांति देवी घर की सफाई कर रही थी। तभी लीला हाथों में मिठाई से भरी हुई थाली लेकर उनके पास आती है। अरे कैसी है मेरी सहेली शांति? अरे सवेरे सवेरे किस खुशी में मिठाई बांट रही है? अरे बहू मायके से लौटी है, ये मिठाई भी उसके मायके से आया है। हम सभी सखी सहेलियों में एक तू ही बस सास बनने के लिए बाकी रह गई है। कब ब्याह करेगी अपने राम लखन का? एक बार बस संदीप विलायत से गांव लौट आए, फिर उसकी शादी कर दूं। लीला वहां से चली जाती है। तभी अचानक शांति का बड़ा बेटा संदीप उनके सामने आता है। उसके साथ एक लड़की भी होती है। अरे संदीप, मेरे लाल, तू लौट आया। अजी सुनते हो, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हो गया भाग्यवान? अरे क्यों सवेरे सवेरे हल्ला मचा रही हो? अरे संदीप तू, अरे आ गया क्या बेटा? अरे संदीप, ये लड़की कौन है? संदीप हिचकिचाते हुए बोलता है, माँ ये सूजी है, आपकी बहू। बेटे की बात सुनकर सास माथा पकड़कर बोलती है, क्या तूने बगैर अपनी माँ की मर्जी के घर बसा लिया? और यहाँ मैं सपने सजाए बैठी थी कि तू जब गांव लौट कर आएगा तो गाजे बाजे के साथ धूमधाम से तेरी बारात सजाऊंगी। ओहो सासू माँ, अब अपने बड़े बेटे की बारात सजाने का ख्याल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी शादी तो सूजी से हो चुकी है। तभी तो 7 समंदर पार मैं अपने पति के पीछे पीछे आ गई। विलायती बहू के सामने सास की बोलती बंद हो जाती है। समय बीतता जाता है, मगर सूजी ससुराल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाती। बहू, अरे ओ मेरी विलायती बहू, सास की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? क्या है सासू माँ, क्यों चिल्लाकर सारा घर सर पर उठाए बैठी हो? अरे जरा ये 2-4 रोटी तो सेक देना, तेरे ससुर जी बुला रहे हैं। नो 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 सासू माँ, ये मिट्टी के चूल्हे पर मुझसे रोटियां तो दूर, 2 मिनट की मैगी भी नहीं बनेगी। कितना धुआं उठ रहा है यहाँ। मुझे मेरा गोरा रंग काला करना है क्या? बहू अपनी विलायती तेवर दिखाकर कमरे में चली जाती है। बेचारी बूढ़ी सास को अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। समय बीतता जाता है और शांति का छोटा बेटा आलोक उसे कहता है, माँ, भाभी ऐसे नहीं समझेगी, उन्हें एक ही तरह से काबू किया जा सकता है। दोनों माँ बेटे फुसफुसाते हैं। कुछ ही दिनों में आलोक की शादी मिर्ची नाम की एक गाँव में रहने वाली लड़की से हो जाती है, जिसे देखकर विदेशी जेठानी इतराते हुए बोलती है, ओहो देवर जी, ये कैसी देसी देवरानी से शादी कर ली आपने? अपनी विदेशी भाभी से कहा होता तो मैं 7 समंदर पार से सुंदर देवरानी लाती ना। अरे रे, काहे विदेशी जेठानी जी, का कमी है हम में? अरे अच्छा खासा दिखत है, माना कि देहात से है तो इमा का बुराई है? अरे पूरे गांव में हमरे जैसा नाम नाही है कोनो के। मिर्ची नाम है हमरा, मिर्ची। अगर हम चाह दे तो तुम्हारे तन बदन को धुएं की तरह सुलगा दें। ये सुनकर जेठानी जोर जोर से हंसने लगती है और देसी बहू का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, यू आर सो फनी। इतना अतरंगी नाम तो मैंने पहली बार सुना है। लगता है इंडिया का MDH मसाला तुम्हारे नाम को देखकर बना है। अरे जब आपके विदेश में लूलिया जूलिया नाम हो सकता है, तो हमारा नाम मिर्ची काहे नहीं हो सकत? इस तरह देसी देवरानी और विदेशी जेठानी के बीच बढ़ती तू मैं को लड़ाई में बदलता देखकर सास बीच में बोलती है, अरे अरे शांत हो जाओ दोनों। क्यों दोनों देवरानी जेठानी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो? नई बहू तू चल मेरे साथ। जैसे तैसे रात का पसरा हुआ अंधेरा सुबह के पहर में बदल जाता है। देसी बहू मुर्गे की बांग के साथ जागकर गुनगुनाते हुए सफाई में जुट जाती है। पतली कमरिया मोरी आए हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी आए हाय हाय। जैसे ही देसी देवरानी के गाने की आवाज जेठानी के कानों में जाती है, वो आग बबूला होकर बड़बड़ाती हुई बाहर आती है। दिन चढ़ा नहीं कि मेरी ये देसी देवरानी शुरू हो गई। अभी बताती हूँ इसे। एकाएक विदेशी जेठानी का पांव फिसल जाता है और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर जाती है। तभी उसका शरीर गोबर से लेपे हुए जमीन पर सन जाता है और वो नाक चढ़ाते हुए बोलती है, ईऊ, छी, इतनी गंदी बदबू किस चीज की आ रही है? अरे ओ मेरी देसी देवरानी, लगता है तुमने फटीचर फिनाइल से पोछा लगा दिया है। अरे ओ हमारे विदेशी जेठानी जी, यू का है ना,
हम देसी लोग आप जैसे विदेशियों की तरह फिनाइल पर पैसा नहीं फूकत है। गांव देहात के गाय के गोबर से ही घर की लीपापोती होती है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ओह गॉड, मेरी ये देसी देवरानी कितनी स्टूपिड है। तुम्हारे भेजे में भूसा भरा है क्या? इतना भी नहीं जानती कि फर्श को फिनाइल से साफ करते हैं, ना कि गोबर से। दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ देसी देवरानी और विदेशी जेठानी के बीच खिटपिट बढ़ती चली जाती है। गांव की मिर्ची अपनी जेठानी को हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती थी। ऐसे ही एक सुबह, मिर्ची, अरे ओ मिर्ची, मर गई क्या? अरे का हुई गवा जेठानी जी, घनघोर घटा जैसन काहे गरजत हो? अरे इतना समय हो गया है, कहाँ है मेरी कॉफी? कब से वेट कर रही हूँ। वो देखो जेठानी जी, वो रहा चूल्हा, जाओ जाकर कॉफी बनाओ और पी लो। सुबह सुबह सस्ता नशा कर लिया है क्या? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी। इस नाते तुम मेरी बातों को नहीं टाल सकती, समझी? ठीक बा जेठानी जी, काफी हम बना देते हैं। आप जरा जाकर हमरी कटरीना को नहला दो, बेचारी हमरी भैंसिया कब से बुलाहट दे रही है। आर यू आउट ऑफ माइंड मिर्ची? भला मैं क्यों तुम्हारी भैंस को नहलाऊं? आई नो वेरी वेल, ये जानवर बड़े जिद्दी होते हैं। तो फिर अपना काम खुद ही करो जेठानी जी, हाथ पांव चलाओ और खुद से कॉफी बनाओ, वरना 7 समंदर पार से कोनो नौकराओं बुला लो। मिर्ची तुम्हारी मेड नहीं। ये बोलकर देसी देवरानी अपनी भैंस को नहलाने चली जाती है और विदेशी जेठानी फुसफुसाते हुए बोलती है, ये मिर्ची तो बड़ी ही तेज और तीखी है। खैर, इट्स ओके सूजी। दिन बीतते चले जाते हैं। एक शाम की बात है। जेठानी जी, अरे ओ जेठानी, अब क्या हो गया मेरी देसी देवरानी? क्यों बार बार चिल्लाकर बताती हो कि तुम देहाती हो? शुक्र है भगवान का, वरना अभी एक पल के लिए तो हमको ऐसा लगा कि हमारी विदेशी जेठानी 7 समंदर में समा गई। देखो जेठानी जी, जिस दिन से हम देवरानी बनकर आए हैं, अकेले ही काम करत है। अब से एक वक्त का खाना पीना काम काज आप संभालोगी और एक पहर का हम। ये सुनकर जेठानी पांव पीछे करते हुए बोलती है, व्हाट? मैं और खाना बनाऊं? बट व्हाई? देखो जेठानी जी, ये आपका विदेश नहीं जहाँ मशीन घुमाया और गर्र से काम हो गया। ये है देहात और हम है आपकी देवरानी। आज से आप काम में हमरा हाथ बटाओ, ना ही तो 7 समंदर पार जाओ। जेठानी अपना हर पैंतरा आजमाती है, मगर इस बार उसका कोई भी दांव देसी देवरानी के आगे नहीं चलता और जेठानी अपने देवरानी के साथ काम करने लगती है। धीरे धीरे उसे ये सब अच्छा लगने लगता है, जिसे देखकर वो बोलती है, मिर्ची, थैंक यू सो मच। भले ही मैंने मजबूर होकर काम करना शुरू किया, मगर अब मुझे ये गांव देहात और अपनी देसी देवरानी का साथ दोनों बहुत अच्छे लगने लगे हैं। अरे जेठानी जी, शुक्रिया तो सासू माँ का कीजिए, काहे कि ये माँ जी और आलोक जी ने शादी से पहले ही हमको सब बता दिया था। इसीलिए हमने आपको बदलने के लिए आपकी देवरानी बनी और ये देवरानी और जेठानी के खींचतानी में हमको बहुत मजा आया। आपके संग रहकर तो हम अंग्रेजी छटना भी सीख लिए हैं, मगर जो बात देसी में है वो विलायती में कहाँ। मिर्ची की ये बात सुनकर विदेशी जेठानी और ससुराल के सभी सदस्य जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। इसी के साथ देवरानी जेठानी की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। गरीब माँ का जादुई लहंगा। रसोई घर में चटाई पर सो रही जीविका का शरीर खुली हुई खिड़की से आ रही सर्दी की सरसराहट से ठंडा पड़ चुका था। वह गहरी नींद में बुदबुदा रही थी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ माँ, रुक जाओ। उसका मस्तिष्क ख्वाब में खोया हुआ था। तभी जीविका झुंझलाकर नींद से बाहर आ जाती है और वह बोलती है, फिर से वही सपना। आखिर उस अंधेरे में वो कौन सी चीज चमक रही थी? कुछ ही देर में सुबह के सूरज की रोशनी जीविका के चेहरे पर छिटक पड़ती है, जिसके कारण से उसके रूप की खूबसूरती और भी ज्यादा निखर जाती है। तभी उसकी सौतेली माँ मंदा चिल्लाते हुए रसोई में आती है। अरे ओ महारानी, चल जल्दी से ये बोरिया बिस्तर परे रखकर हमारे लिए चाय बना। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ।
जीविका जल्दी से सभी के लिए चाय बना कर देती है। ये लीजिए पिताजी, आपकी चाय। कितनी बार कहा है ना तुझे कि मुझे पिताजी कहकर मत पुकारा कर। तेरी बुद्धि में यह बात बैठती क्यों नहीं? बलवीर हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि बरसों पहले उसने जीविका के लिए ही दूसरी शादी की थी ताकि ये माँ का आंचल मिल सके। मगर मंदा ने जीविका के खिलाफ बलबीर के मन में ऐसे बीज बोए कि बलबीर के मन में जीविका के लिए जहर घुल गया और एक बाप अपनी ही बेटी का बैरी बन गया और उसका परिवार मंदा और नैना तक ही सिमट कर रह गया। एक दिन जीतन बलवीर के पास आकर बोलता है, अरे जयराम जी की बलवीर भाई, कैसा है तू? अरे ठीक हूँ, तू बता, अरे कैसे आना हुआ? एक रिश्ता है नजर में जीविका के लिए। लड़के वालों को दान दहेज में एक आना नहीं चाहिए, मगर लड़के की पहली पत्नी की मौत हो गई है, इसलिए दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। अब जो कि लड़का विधुर है तो जाहिर सी बात है कि लड़का उम्रदार होगा, यही कोई 40-45 साल का होगा। ये सुनकर बलवीर संकोच में पड़ जाता है। तभी मंदा कहती है, अरे इसमें इतना सोचना विचारना कैसा? लड़का तो वैसे भी उम्र में बड़ा ही होता है। हमें मंजूर है जीतन भाई, आप उन्हें कहो कि बारात लेकर घर आएं और ले जाएं इस आफत को। इस तरह 18 साल की जीविका की शादी एक बड़े उम्र के इंसान के साथ तय हो जाती है। मगर कुछ ही दिन के बाद नैना की शादी एक बड़े घर में तय हो जाती है। अरे जीविका, अपनी बहन को मुबारकबाद नहीं दोगी? तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है। बस फर्क इतना है कि तुम एक बूढ़े की बीवी बनोगी और मैं एक सुंदर से लड़के की। सच बताऊं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम के जैसी है। न तुम्हें परिवार का प्यार मिला, न पति का प्यार मिलेगा। दिन बीतते हैं और मंदा और बलवीर नैना की शादी के खरीदारी शुरू कर देते हैं। तभी नैना अपनी शादी का लहंगा लेकर जीविका के पास आती है। ये देखो जीविका, मेरी शादी का जोड़ा। अरे वाह नैना, तुम्हारी शादी का लहंगा तो बड़ा सुंदर है। वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा लहंगा लाखों का है। नैना अपना लहंगा जीविका को दिखा ही रही थी कि मंदा वहाँ आकर कहती है, अरे नैना बावली हो गई है, देख कैसे ललचाई नजरों से तेरा लहंगा देख रही है। ये सुन लड़की, आज शाम से मेरी नैना की शादी की रस्में शुरू हो रही हैं, इसलिए अपने मनहूस कदम कमरे से बाहर मत निकालना। और हाँ, अपने शादी के जोड़े का जुगाड़ तू खुद से कर लेना। चल नैना। पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेरे पास तो शादी का जोड़ा भी नहीं, शायद माँ के संदूक में कुछ मिल जाए, देखती हूँ। जीविका जल्दी से अपनी माँ के संदूक को खोलती है, जिसमें लाल रंग का एक खूबसूरत सा लहंगा रखा होता है। गुजरते दिनों के साथ उसकी शादी का दिन आता है। जीविका उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। उस लहंगे ने जीविका के रूप में जान डाल दी थी। देखो माँ, तुम्हारी बेटी दुल्हन बन गई। बताओगी नहीं इस लहंगे और दुल्हन के लिबास में मैं कैसी लग रही हूँ? ऐसा कहते हुए जीविका अपनी माँ के फोटो के सामने फपक फपक कर रोने लगती है। तभी उसकी आंखों के आगे अपने सौतेले माँ, बहन और पिता का बुरा बर्ताव उभर उठता है और जैसे बरसों बाद जीविका अपने लिए सोचती है। ये गाजे बाजे की गूंज बार बार मुझे एहसास दिला रही है कि मेरे अपने मुझे दुल्हन बनकर दलदल में धकेल रहे हैं। अब मैं और अपनी जिंदगी न्योछावर नहीं कर सकती। तुझे जाना होगा जीविका। जीविका दुल्हन के लिबास में अपने नए सफर के लिए निकल पड़ती है। भागती भागती वह एक सुनसान सड़क पर आ पहुंचती है। तभी कुछ खनकने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो पूरे सड़क पर सोने के सिक्के बिखरे हुए थे और इसके लहंगे से निकल रही रोशनी पूरी सड़क पर छिटकी हुई थी। तभी एक अक्ष उसकी आंखों के सामने आ खड़ा होता है। जीविका, डरो मत, ये मेरा ही जादुई जोड़ा है। तुम्हें याद है, तुम्हें एक सपना आया करता था। मैं तुम्हें उस सपने से इसी जादुई लहंगे के बारे में बताती थी। ये जादुई लहंगा तुम्हारे हर जरूरत को पूरा करेगा। अलविदा जीविका। जादुई लहंगे से जीविका को अपने नए जीवन को शुरू करने का जरिया मिल गया। वह सोने के सिक्कों को सुनार से बेचकर दूसरे शहर आ पहुंची, जहां वो एक घर लेकर रहने लगती है। मेरी माँ के जादुई लहंगे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो? जीविका के इतना कहते ही जादुई लहंगा हवा में लहराने लगता है और उसके भीतर से एक सुनहरी रोशनी पूरे घर में उमड़ते घुमड़ते हुए अपने अंदर से स्वादिष्ट खाने की थाली उसके सामने पेश करती है। ये खाना तो मेरी भूख से बढ़कर है। शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे इस खाने के लिए। जीविका पेट भर कर खाना खाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। फिर एक दिन जीविका खुद से बोलती है,
शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मुझे जुल्म के उस घर से निकालकर जीना सिखाया। मगर अब मैं अपनी माँ के जादुई लहंगे से गरीब लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी साथ और सहयोग की जरूरत है। मुझे सोने के सिक्के दो। जीविका के ऐसे कहते ही जादुई लहंगे में एक बड़ी चमक इठलाते हुए अपने अंदर से सोने के सिक्कों की बौछार कर देती है, जिसे लेकर जीविका लाचार लोगों की मदद के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे दुल्हन के जोड़े में सजी हुई एक लड़की पुल पर खड़ी नजर आती है। ठहरो जरा, तुम ये क्या कर रही हो? मैं जीना नहीं चाहती। मेरे गरीब पिता ने पाई पाई जोड़ कर रखी थी, मगर अब लड़के वालों ने पूरे 50,000 की रकम बढ़ा दी। तुम बताओ मेरे बाबूजी एक झटके में कहाँ से लाएंगे उतने पैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये खरे सोने के सिक्के हैं, इसे तुम रखो। जाओ बहन, अपना घर बसाओ। दिया जीविका को शुक्रिया बोलकर वहां से चली जाती है। जीविका के कदम बिना रुके जादुई लहंगे से लगातार लाचार लोगों की मदद करते गए। एक रोज व्योम नाम का एक लड़का उसके घर आया। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम व्योम है, मैं एनजीओ चलाता हूँ। एक अकेली लड़की होकर आपने लाचार लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया, कितनी ही लड़कियों का घर बसाया। मुझे हमेशा से आप जैसी जीवन साथी की खोज थी। मैं आपके जीवन में शामिल होना चाहता हूँ जीविका जी। जीविका की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। शायद उसके हाथों हुए लाचार लड़कियों का घर बसाने का फल था, जो आज उसके अंधियारे जीवन में व्योम जुगनू बनकर आया था। जीविका ने शादी के लिए फौरन हाँ कर दी, जिसके बाद व्योम गाजे बाजे के साथ बारात लेकर उसके घर आता है। जादुई लहंगे में दुल्हन बनकर खड़ी जीविका कहती है, देखो माँ, आज तुम्हारी जीविका दुल्हन बनी है। आज तुम्हारी अनाथ बेटी का घर बसने जा रहा है। मुझे आशीर्वाद दो माँ। एकाएक जादुई लहंगे से एक चमक उसके आंखों के सौंजे फूट पड़ती है, जो उसकी माँ लाजो का रूप लेती है। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, ईश्वर तेरी शादीशुदा संसार को शारोन के गुलाब के रंग भरे। मेरा साया हमेशा तेरे जादुई जोड़े में तेरे साथ साथ रहेगा जीविका। ये कहकर लाजो की आत्मा जादुई लहंगे में घुल मिल जाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से जीविका की शादी व्योम से हो जाती है। आज जीविका की जिंदगी में ज्यादती जुल्म के बरसों बाद उसके हक की खुशी मिल गई। नदी में जादुई चंदन के पेड़। एक छोटे से गांव में एक कमला नाम की बूढ़ी औरत अपनी पोती आयुषी के साथ रहा करती थी। उसके साथ उसकी बहू भी रहती थी, जो उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। अरे इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो? थोड़ा जल्दी जल्दी बर्तनों को धो, इसके बाद तुम्हें और भी काम करने हैं। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? इससे ज्यादा मैं और जल्दी काम नहीं कर सकती। हाँ, जल्दी जल्दी मुफ्त की रोटी तो तोड़ ही लोगी, लेकिन तुमसे काम नहीं होगा। अगर आज ये काम समय पर खत्म नहीं हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। प्रेरणा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी कमला ठंड में बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी पोती आयुषी उसके पास आती है और उससे कहती है, दादी माँ, लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अगर आप ऐसे अकेले काम करोगी तो आपको ठंड लग जाएगी। नहीं बेटी, तूने मेरी मदद करने के लिए सोचा, मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर तेरी सौतेली माँ ने तुझे काम करते हुए देख लिया तो तुझे भी डांटेगी और मुझे भी डांटेगी, और फिर हम दोनों को ही रात का खाना भी नहीं देगी। कमला के मना करने के बाद भी आयुषी उसकी मदद करने लगती है। देखते ही देखते आयुषी कमला के साथ मिलकर सारा काम खत्म करवा देती है, जिसके बाद दोनों दादी और पोती बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उनके पास प्रेरणा आती है और उनसे गुस्से से कहती है, हाँ खाओ खाओ। अरे यही तो रह गया, मुफ्त की रोटी खाना। खाना खाते ही तुम दोनों जंगल से लकड़ियां लेने चले जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चल बेटी आयुषी, जल्दी जल्दी खाना खा ले, उसके बाद हमें जंगल से लकड़ियां काट कर लानी है। ठीक है दादी माँ। दोनों दादी और पोती लकड़ियां काटने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों लकड़ियां काटकर एक नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं, जहां वो हमेशा लकड़ियां काटकर बैठा करते थे। उस नदी के अंदर कुछ पेड़ उगे थे, लेकिन उनके बारे में न तो कमला को पता था और न ही आयुषी को। दोनों दादी पोती आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और पेड़ को काटने के लिए कहते हैं, अरे यहाँ तुम दोनों क्यों बैठी हो? चलो यहाँ से उठ जाओ, हमें यहाँ पेड़ काटना है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पेड़ कितना अच्छा है, इसकी छांव में हम लोग बैठ जाते हैं। अगर तुम इस पेड़ को काट दोगे तो हम कहाँ बैठेंगे, और पेड़ों को काटना तो वैसे भी सख्त मना है।
देखो, हमें ये पेड़ काटना है, इसलिए हमारे रास्ते में मत आओ। उन दोनों के ऐसा कहते ही कमला और आयुषी पेड़ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। हमारे होते हुए आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। उन दोनों का ऐसा करते हुए देख वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं और बाकी के छोटे मोटे पेड़ों को काटने लगते हैं। तभी पेड़ के अंदर से एक देवी माँ निकलती है। मैं इस जंगल की देवी हूँ। तुम दोनों का ये बर्ताव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों ने आज मेरे इस पेड़ को बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोज देखती हूँ तुम यहाँ लकड़ियाँ काटने आती हो और तुम दोनों बहुत गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये जो नदी में तुम पेड़ देख रही हो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये चंदन की लकड़ी का पेड़ है और ये चंदन बहुत मूल्यवान है। ये लकड़ी आसानी से कहीं नहीं मिलती, लेकिन आज के बाद तुम इस नदी के अंदर से चंदन की लकड़ियाँ ले जाकर बेच सकती हो। इससे तुम्हारी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से चली जाती हैं। जिसके बाद कमला नदी के अंदर जाती है और उसके अंदर से चंदन की लकड़ियां तोड़कर ले आती है। जिसके बाद वो चंदन की लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचने लगती है। चंदन बहुत कीमती था, जिसके चलते कमला की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अरे वाह आयुषी, जरा देख तो सही, हमें तो इसकी अच्छी खासी कीमत मिल गई। इतने सारे पैसे तो मैंने कभी नहीं देखे। दादी माँ, लगता है हमारी किस्मत चमक गई। अब आप मुझे एक नई फ्रॉक दिलवाओ। मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, ये फट गए हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल आज हम इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीदेंगे। कमला अपनी पोती आयुषी को नए कपड़े दिलाती है और खुद भी अपने लिए कपड़े खरीद लेती है। दोनों वापस घर लौट आते हैं, जिसके बाद उनके नए कपड़े देखकर प्रेरणा जल भुन जाती है। अरे ये समय मिला है तुम्हें वापस लौटने तक का? इतने समय से तुम दोनों कहाँ थी? तुम्हें घर के कोई काम नहीं दिखाई देते? और तुम्हारे पास ये नए कपड़े कहाँ से आए? पहले तो तुम्हारे पास ऐसे कोई कपड़े नहीं थे। कमला और आयुषी प्रेरणा से कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वो दोनों चुपचाप घर के कामों में लग जाते हैं। लेकिन प्रेरणा के मन में ये बात खटक जाती है कि इन दोनों के पास नए कपड़े कहाँ से आए। आज देवी माँ की वजह से कई समय बाद हमें नए कपड़े पहनने को मिले हैं। कितनी अच्छी बात है। दादी माँ, आपसे हम चंदन बेचकर अपनी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। उस दिन के बाद से जब भी उन्हें कोई परेशानी होती, वो नदी के अंदर से चंदन के पेड़ से चंदन तोड़ लेते और उसे बाजार में जाकर बेच देते, जिससे उन्हें 4 गुना पैसे मिल जाते। दादी माँ, रात को सोने के वक्त बहुत ज्यादा ठंड लगती है। मैंने माँ से एक रजाई मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं दी। आप मेरे लिए एक रजाई खरीद लो। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गरम रजाई जरूर खरीदूंगी। अगले दिन कमला नदी के अंदर से चंदन की लकड़ियां तोड़ लेती है, जिसके बाद वो चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचकर उनसे पैसा कमाती है और कमाए हुए पैसों से वो अपनी पोती आयुषी के लिए रजाई खरीद लेती है। जिसके बाद कमला नई रजाई लेकर घर पहुंचती है। ये क्या, इतनी महंगी रजाई, और वो भी तुम्हारे पास? ये रजाई कहाँ से आई तुम्हारे पास? इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कुछ नहीं बहू, मैं इतने समय से लकड़ियाँ बेच बेच कर पैसे जोड़ रही थी। बस उन्हीं पैसों से मैं अपनी पोती के लिए एक रजाई लेकर आई हूँ। उसे बहुत तेज ठंड लगती है। अब तो मुझे भी जानना पड़ेगा कि ये 2 रुपए की लकड़ियाँ बेचने से इतने महंगे शौक पूरे कैसे कर रही हैं। कल मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी। प्रेरणा कमला और आयुषी की जासूसी करने लगती है। वहीं कमला और आयुषी दोनों जंगल की तरफ जाती हैं, तो प्रेरणा भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जिसके बाद प्रेरणा उन दोनों को एक नदी के अंदर जादुई चंदन की लकड़ी वाले पेड़ से चंदन तोड़ते हुए देख लेती है। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों इस नदी से जादुई चंदन के पेड़ से चंदन तोड़ती हैं और उसे बेचती हैं, जिसकी वजह से इनके पास इतने सारे पैसे आ रहे हैं। अगर मैं इस चंदन की लकड़ियों को तोड़कर बेचूं तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। प्रेरणा के अंदर लालच आ जाता है, जिसके बाद वो आयुषी और कमला के जाने का इंतजार करती है। उनके जाते ही वो नदी के अंदर जादुई पेड़ से चंदन तोड़ती है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाती। अच्छा, ऐसी बात है। मेरा नाम भी प्रेरणा है। प्रेरणा, मैं इस जादुई पेड़ से चंदन की लकड़ी तोड़ कर ही रहूंगी। प्रेरणा तुरंत एक आरी ले आती है, जिसके बाद वे उस पेड़ को काटने वाली होती हैं। तभी पेड़ के अंदर से एक देवी माँ निकलती हैं और प्रेरणा से कहती हैं, तुम जैसी लालची औरतों का कुछ नहीं हो सकता। तुमने चंद पैसों के लिए इस पेड़ को काटने के लिए आरी ले आई। अब मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी।
देवी माँ को अपने सामने देख प्रेरणा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, देवी माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने अपनी माँ जैसी सास के ऊपर, अपनी बेटी जैसी आयुषी के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहते ही देवी माँ अपनी शक्तियों के द्वारा नदी के पानी के बहाव को बहुत तेज कर देती है, जिसके चलते प्रेरणा नदी के पानी में डूब जाती है। जिसके बाद देवी माँ वहां से वापस अपने जादुई चंदन की लकड़ियों के पेड़ में गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला और आयुषी दोनों जादुई चंदन के पेड़ की मदद से खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। घमंडी देवरानी। पूरा घर फूलों और लड़ियों से सजा धजा हुआ था। शहनाइयों की गूंज दूर तक सुनाई पड़ रही थी। तभी पार्वती कहती है, राज भैया, आप इस दुल्हे के जोड़े और सेहरे में बहुत जच रहे हैं। ईश्वर आपको हर बुरी बला से बचाए। भाभी माँ, जब तक आप और भैया का साया मेरे सर पर है, मुझे भला किसी की नजर क्या ही लगेगी। दोनों देवर भाभी बातें ही कर रहे थे कि तभी कमरे में राज का बड़ा भाई सुनील आकर कहता है, अगर देवर भाभी का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चले, बारात निकलने का वक्त आ चला है। दूल्हा बारात के संग दुल्हन के घर पहुंचता है, जहां दुल्हन की माँ शुभ्रा कहती है, आप सभी का स्वागत है। विवाह का मुहूर्त होने वाला है, मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। दुल्हन की माँ शुभ्रा कमरे में आकर अपनी बेटी को भड़काते हुए कहती है, मौली, अपनी माँ की बात ध्यान से सुन। तेरे होने वाले पति के लिए उसके भाई और भाभी सीता और राम हैं। ये तुझे तय करना है कि तुझे उसको लक्ष्मण से विभीषण में कैसे बदलना है। हाँ, फिक्र मत करो माँ, एक बार बस उस घर में मेरे कदम पड़ने दो, फिर मैं ऐसी फूट डालूंगी कि सब कुछ बदल जाएगा। मौली के मन में पहले ही काफी कड़वाहट भर चुकी थी। विधि विधान के साथ शादी संपन्न होने के साथ सभी बाराती दुल्हन के साथ रवाना हो जाते हैं और गृह प्रवेश के वक्त पार्वती कहती है, हमारे इस छोटे से परिवार में तुम्हारा स्वागत है देवरानी जी। अगर आपकी भारी भरकम परंपराएं खत्म हो गई हो तो मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हटिए मेरे आगे से। देवरानी का ऐसा रूखा बर्ताव देखकर सभी पड़ोसने बातें बनाने लगती हैं। तभी जमुना बोलती है, हाय रे पार्वती, कैसी घमंडी देवरानी बिहलाया है तेरा देवर। नई बहू का ऐसा बर्ताव, राम 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 राम। ऐसी कोई बात नहीं है, वो शादी ब्याह में दुल्हन थक जाती है ना, तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। मेरी देवरानी घमंडी नहीं है। इस तरह पार्वती बात को संभाल लेती है, पर समय के गुजरने के साथ देवरानी का घमंडी स्वभाव अब उसे साफ नजर आने लगता है। एक दिन मौली अपनी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहती है, आपने आखिर मेरे पति पर क्या जादू कर रखा है जो वो हमेशा आपका ही गुणगान करते रहते हैं। खुद का बच्चा तो हुआ नहीं और हर रोज आपकी बांझ शक्ल देखकर मेरी भी गोद हरी नहीं हो पा रही। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे कड़वे लहजे में बात करने की? पार्वती आज तक इसलिए मां नहीं बनी ताकि तुम्हारे पति के परवरिश में कोई कमी कसर न रह जाए। वाह भैया, अच्छा हुआ कि आज ये बात मैंने अपने कानों से सुन ली। आप दोनों के मन में सच में मेरी पत्नी के लिए कितना जहर है, ये मुझे आज पता चला। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। रिश्तों को इस कदर बिखरता देखकर पार्वती कहती है, राज भैया, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। बरसों जिस घर को हमने प्यार के धागों से बांध कर रखा, गलतफहमी से रिश्तों को बिखरने मत दीजिए। पार्वती की आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं और वो अचानक बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है, मुबारक हो, आपके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। पार्वती मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर पार्वती की घमंडी देवरानी जल भुनकर वहां से पैर पटकते हुए अपने कमरे में आकर बोलती है, ये बरसों की बांझ अचानक गर्भवती कैसे हो गई? अगर इसने इस घर को वारिस दे दिया तो मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। वो ये कह ही रही थी कि तभी उसे उल्टी आती है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है, जिसमें उसे सकारात्मक परिणाम मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मिली ना कोई अच्छी खबर, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा तो इस दुनिया में जरूर आएगा, पर मैं जेठानी जी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही पार घाट लगा दूंगी। वक्त तेजी से गुजरने लगता है और दोनों की गर्भावस्था के महीने भी बढ़ने लगते हैं। जहां पार्वती की घमंडी देवरानी पूरा दिन अपने कमरे में आराम फरमाती, तो वहीं उसकी जेठानी पार्वती पूरा दिन कामकाज किया करती।
आज भी जैसे ही वो काम खत्म करके बैठी थी कि तभी उसकी घमंडी देवरानी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, कब से गला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है। जाओ, जाकर मेरे लिए हलवा बनाओ। ठीक है मौली, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बनाती हूँ। दिन भर की थकी मांदी पार्वती हलवा बनाकर अपनी देवरानी की ख्वाहिश को पूरा करती है। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन पार्वती की घमंडी देवरानी साजिश करते हुए उससे कहती है, अब मजा आएगा। जैसे ही जेठानी जी सीढ़ियों से नीचे उतरेंगी, उनका पैर फिसल जाएगा। अब फिर उनके पेट में पलने वाले बच्चे का राम नाम सत्य। घमंडी मौली ऐसा करके अपनी माँ को फोन पर यह बताते हुए बोलती है, माँ, मैंने जाल बिछा दिया है। अब जैसे ही वो सीढ़ियों पर कदम रखेगी तो फिर अलग ही नजारा होगा। शाबाश बिटिया, आज तो तेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। मौली को यह खबर नहीं थी कि उसकी षड्यंत्र भरी बातें दरवाजे पर खड़ी पार्वती ने सुन ली हैं और वो रोते हुए कहती है, अपने अहंकार के कारण आज मेरी ही देवरानी मेरे अंदर पल रही मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। वक्त लगातार ऐसे ही गुजरता जाता है और घमंडी मौली अपनी जेठानी के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने के लिए एक के बाद एक साजिश रचती रहती है। आज भी वो कहती है, अब इन छोटे मोटे पैतरे आजमाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मैं कच्चे पपीते से बना जूस धोखे से जेठानी जी को पिला दूंगी, फिर उनका बच्चा खत्म हो जाएगा। उसे खबर न थी कि उसका पति राज सब कुछ सुन और देख लेता है और उसे थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि आज तुम्हारे चेहरे का नकाब उतरते मैंने खुद देख लिया। धोखेबाज छली औरत, अब समझ आया कि मेरी भाभी माँ गलत नहीं थी, बल्कि तू ही हमारे बीच मंथरा की तरह फूट डलवा रही थी। प्रेग्नेंट तुम अकेले नहीं थी, भाभी भी थी, पर दिन भर वो तुम्हारी खातिर करने से पीछे नहीं हटती थी। और आज तुम्हें उन्हीं की खुशियां उजाड़ना चाहती हो। राज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। अब मैं तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रहने दूंगा। जब से तुमने हमारे स्वर्ग जैसे घर में कदम रखा है, सब कुछ नरक हो गया है। निकल जाओ यहाँ से। राज, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम मेरे पति हो और ये मेरा घर परिवार है। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? अगर अपना परिवार समझती हो तो ऐसा घिनौना खेल नहीं खेलती। दोनों में बढ़ रही बहसबाजी की आवाज कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके भाई भाभी कमरे में आते हैं और पार्वती कहती है, भैया क्या हुआ? आप मौली को क्यों डांट रहे थे? भाभी, ये इस मंदिर जैसे घर में रहने के लायक नहीं है। आपको पता है, इसने आपके बच्चे को मारने की कई कोशिशें की है और भगवान का शुक्र है कि वो सभी नाकाम हो गई। भैया, मैं सब कुछ जानती हूँ, पर मैं मौली को अपनी देवरानी नहीं, छोटी बहन मानती हूँ। इसीलिए मैं उन सभी बातों को भुला चुकी हूँ। अब आप ही इसे माफ कर दीजिए। पार्वती के कहने पर उसका देवर राज उसको घर में रहने देता है और समय गुजरने के साथ दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा होती है। दोनों भाई उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी को प्यारा सा बेटा हुआ है। पर एक दुखद समाचार है, मौली का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो फिर कभी मां नहीं बन सकेगी। ऐसा सुनकर सभी मौली के पास आते हैं, जहां राज बोलता है, देख लिया मौली, तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है कि तुमने अपना बच्चा खो दिया। मौली, ये लो, मैं अपने मुन्ना को तुम्हारी झोली में डालती हूँ। पर दीदी, ये तो आपका बच्चा है, मैं इसे आपसे कैसे छीन सकती हूँ? क्योंकि मैं खुद इसे तुम्हें सौंप रही हूँ। आखिर रहेगा तो ये एक ही घर में। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आपने इतना बड़ा बलिदान दिया। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं, फिर भी आपने मुझे छोटी बहन समझा। आज से ये हम दोनों का अंश होगा। देहाती बहू के घर आई दो बिलायती ननद। अरे लड्डू की अम्मा, कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं? हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो।
ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने, मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं। जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी। अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो, अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़ा था इनकी विलायती बहनें आ गई। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गौरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पिएंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए हैं। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं।
शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गंवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो, हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत कि तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे। रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों ने, तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।